बुरहानपुर सिटी ऑफिशियल इंस्टाग्राम कम्युनिटी पेज के इस स्पेशल सेगमेंट द बुरहानपुर टॉक्स में मैं आपका स्वागत करता हूं। टीबीटी द बुरहानपुर टॉक्स बुरहानपुर का, हमारे अपने शहर का एक टॉक शो है जहां पर मैं चिन्मय सिंह तंवर और हमारे कई गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे और उनकी लाइफ के बारे में बात की जाएगी और बुरहानपुर की छोटी मोटी बातों के साथ आपको जोड़ा जाएगा। पर्पस यही है कि वो सारे लोग जिनसे आप रूबरू बात नहीं कर सकते, जिनसे आप रूबरू मिल नहीं सकते, उनके बारे में जान नहीं सकते, एक छोटा सा जरिया बनकर हम आपके बीच में आए और उनके दिल में क्या है, उनकी जो बातें हैं वो आपके बीच में रखें। इसी सिलसिले में आगे चलते हुए बात करते हैं आज के हमारे गेस्ट की। इनको आपने कई जगह देखा होगा, हो सकता है शायद आपने इनको जिम में देखा हो और आपको लगता है कि आप इन्हें पहचानते हैं, हो सकता है आपने इन्हें किसी थाने के पास देखा हो और आपको लगता हो कि शायद आप इन्हें पहचानते हैं, चाहे यूथ हो, चाहे कि फिर हमारे दूसरे ऑफिसर्स हों। सब लोग कहीं ना कहीं पॉलिटिशियन से लेकर कहीं ना कहीं आप बड़े से छोटे इवेंट में आप इन्हें, आज के हमारे गेस्ट को कहीं ना कहीं जानते ही हैं या आपने देखा है। इनका नाम है श्री हेमंत पाटीदार जी, सूबेदार यातायात थाना। मैं आपका स्वागत करता हूं बुरहानपुर टॉक्स के इस सेशन में। सर देखिए, पर्पस ये है कि आप जिस तरह के प्रोफेशन में हैं कि बहुत से लोग आपसे बात करने में डरते हैं और अगर आप खड़े भी हैं तो शायद रॉन्ग साइड से, जहां से एक्सीडेंट हो सकता है वहां से गाड़ी घुमा के चले जाएंगे। तो पर्पस यही है कि बताना है कि आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। तो छोटा सा इंट्रोडक्शन तो मैंने दिया, एक बार आप अपने बारे में बताएं, कहाँ से जर्नी शुरू हुई और बुरहानपुर सिटी में आपका कैसे आना हुआ। हम आज बुरहानपुर सिटी ऑफिशियल आपके साथ में जुड़े हैं, तो एक बार उसके बारे में अगर आप कुछ बता पाएं। देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी रही है। मैं एक्चुअल में पुलिस में नहीं आना चाहता था। अच्छा। और जब मैं भी आम लोगों की तरह रोड से जब कहीं गुजरता था, सामने मुझे पुलिस दिख जाती थी तो मैं बोलता अरे यार, और उनको देख के मेरे अंदर भी जैसी नेगेटिव चीज़ें लोगों के लिए आती है वैसे ही मेरे अंदर भी उनको लेके आया करती थी। एक बार ये हुआ कि MSc कंप्यूटर साइंस करने के बाद जी एमफिल के लिए हमारे कॉलेज में लिस्ट लगी जिनमें 10 लोगों के नाम में सारे फीमेल कैंडिडेट्स थे, उनका सिलेक्शन हो गया और हम बाहर हो गए। बाहर होने के बाद में मेरे साथ में कुछ फ्रेंड्स थे, उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, अच्छी बात है, यहाँ अगर नहीं हुआ तो कोई अच्छी जगह आपका वेट कर रही होगी। उस समय मेरे गांव में कुछ लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते थे। अच्छा। और MSc के बाद में मेरे पास में खेती करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था, तो मैंने शुरुआत ये भी की कि मैंने 2 साल खेती भी की और खेती के साथ साथ में मैं 2-3 घंटे उन लोगों के साथ में बैठता था और वो लोग कॉम्पिटिटिव की तैयारी करते थे तो मैं सुनता था। क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ तो मेरे दिमाग में अल्फ़ा बीटा गामा चलता था और मैंने जब उन लोगों के बीच में मैं बैठा तो मुझे ये समझ में आया कि वो लोग जब GK GS की बात कर रहे हैं तो वो बात कर रहे हैं कि US में एक झील ऐसी है, उसके अंदर ऐसा पानी पाया जाता है, इस वजह से उसके अंदर इस मछली का उत्पादन ज़्यादा होता है और जिसका वो एक्सपोर्ट वहाँ करते हैं और उससे उसकी GDP इतना % बढ़ जाती है। तो जब मैंने ये सारी चीज़ें देखी तो मुझे ये महसूस हुआ कि यार मैंने क्या पढ़ा फिर अब तक। सही बात। यहाँ से मैं थोड़ा सा जिज्ञासु हुआ, मेरी पढ़ने की इच्छा शुरू हुई GS को लेके और मैंने कॉम्पिटिटिव की तैयारी शुरू की। सबसे पहली बार एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि मैंने फॉर्म भरने के बाद में तैयारी शुरू की थी। अच्छा। जब मैंने अपने एग्जाम के लिए फॉर्म भरा तो उसके बाद में मैं किताबें खरीदने गया, साथ में मैं एक मैप लेके आया। तो कई बार ऐसा होता है कि पता नहीं होना कोई अपराध नहीं है जी, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जो आप क्लास में बैठे हो आपसे मिस हो जाती है जी। मैंने वहां से शुरू किया कि मुझे साइंस में बहुत सारी चीजें पता थी, लेकिन जब मैप सामने लगा हुआ था तो मैं आधे घंटे तक उसे देख के ये विचार कर रहा था कि यार ये ऊपर N लिखा है, इसका क्या मतलब, N का क्या मतलब। मुझे ये तक नहीं पता था कि नॉर्थ है, मेरे दिमाग में उससे पहले ये था कि ऊपर मतलब ईस्ट। वहां से मैंने शुरुआत की। उसके बाद में जब मैं इन लोगों के साथ में पढ़ाई करता तो मैंने देखा कि ये जिस चैप्टर पे बात कर रहे हैं मैं उस पूरे को तैयार करके जाता था, जो ये बात कर रहे हैं उसको तैयार करके जाता, 2 किताबें और पढ़ता और उससे फिर मुझे धीरे धीरे कंसेप्ट क्लियर होने लगे। कई बार फिर थोड़े ही दिनों में ये होने लगा कि वो जहाँ गलतियां करते थे मैं बताता नहीं यार भाई मैंने तो 2 किताबों से पढ़ा है, सही। ऐसा नहीं है, ऐसा है। धीरे धीरे डर तो एक था कि इन लोगों को बहुत आता है, मुझे कुछ नहीं आता है। 1.5 महीने बाद ही मेरा पहला एग्जाम था और मेरे गांव में 17 से 18 लोग उस समय तैयारी करते थे। उन लोगों के साथ में मैं एग्जाम देने गया
तो मेरी जिम्मेदारी ये थी कि मैं उन लोगों को सबको ड्रॉप करूं पहले, और उसके बाद में मैं सिर्फ ये देखने गया था कि एग्ज़ाम कैसा होता है। जब उसका रिजल्ट आया तो आश्चर्य की बात यह हुई कि 18 लोगों में से एक वो व्यक्ति जो पूरे 18 को पढ़ाते थे उनका सिलेक्शन हुआ, और दूसरा मेरा सिलेक्शन हुआ। क्या बात, पहली बार में। क्या बात। मैं लाइफ में कभी कहीं कोचिंग नहीं गया, एमएससी के दौरान भी और कॉम्पिटेटिव की तैयारी करने के दौरान भी। वहाँ से थोड़ा सा मुझे कॉन्फिडेंस आया कि नहीं यार मैं कर सकता हूँ। उसके बाद में फाइनल मेरा किसी वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो मैंने एक ही एग्ज़ाम 3 बार क्लियर किया। ये तीसरी बार में मेरा फाइनल सिलेक्शन हो पाया। इस जर्नी के दौरान बीच में यह भी हुआ कि गांव में माहौल नहीं था पढ़ाई का, तो वो माहौल क्रिएट करने के लिए मैं इवनिंग की वॉक के लिए हम लोग निकलते थे, तो मैं साथ में अपने मोहल्ले के कुछ बच्चों को लेके निकलता था। 11th-12th के बच्चे थे, और उनमें भी बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जिनसे 12th नहीं निकल रही थी। अच्छा। हम साथ में घूमते घूमते तैयारी करते, मैं जो भी टॉपिक पढ़ के जाता उनको सुनाता। धीरे धीरे वो उतना इंटरेस्टिंग हो गया उन लोगों के लिए भी कि मेरे सिलेक्शन से पहले 10 लोगों के सिलेक्शन हो चुके थे। क्या बात। मैंने उन एग्जाम्स को ज्वाइन नहीं किया, लेकिन मैं भी उनके साथ एग्जाम देने जाता, और मेरे घर में एक फ्री कोचिंग सेंटर चलती जैसा बन थी, गया था। और हम 10 लोग साथ में तैयारी करते थे। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कोई एक अच्छा काम किया, क्योंकि जब आप शिक्षा का दान अगर करते हैं तो उससे एक व्यक्ति नहीं, उसका पूरा परिवार और उसकी आने वाली पीढ़ियां सुधर जाती है। तो आज भी जब मैं अपने गांव में जाता हूं, अपने घर में जाता हूं, तो उससे बड़ा मुझे मान सम्मान महसूस होता है। तो वहां से मैंने शुरू किया, और फिर धीरे धीरे तैयारी करके आगे बढ़ते रहे। 2014-15 में मेरा सिलेक्शन हुआ, और ट्रेनिंग के बाद जो है मेरी पहली पोस्टिंग बुरहानपुर में हुई। उसके बाद में लगातार आपके सामने सेवा दे रहा हूं। क्या बात। बचपन सर कहाँ बीता, गांव, इस पूरी वार्तालाप में ये रह गया कि आपका गांव कहाँ था और कैसा था, कैसी परिस्थितियां थी, क्या चीज़ें थी। क्या आप हमेशा से साइंस बैकग्राउंड, एमएससी किया, फिर सर्विसेज ली, तो क्या आप हमेशा से एक बहुत पढ़ाकू किस्म के बच्चे रहे? आप स्पोर्ट्स में भी हैं, आप तमाम तरह के स्पोर्ट्स का प्रोत्साहन भी करते हैं, तो क्या आप एक ऐसे बच्चे थे जो पढ़ भी लेता था, स्पोर्ट्स भी कर लेता था, घर की जिम्मेदारी भी संभाल लेता था, या आप ज़्यादा ध्यान पढ़ाई की ओर देते थे? थोड़ा बहुत बचपन के बारे में कुछ बताएं। ये अगेन आपने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मुझसे पूछ लिया। मेरे साथ में एक परेशानी ये थी कि मुझे हमेशा पासिंग मार्क्स आए। अच्छा। और पासिंग मार्क इसलिए नहीं आए कि मैं पढ़ता नहीं था, मैं जानता नहीं था, मैं पढ़ता बहुत था, लेकिन मैं लिखने का बड़ा आलसी था जी। और मैं उतना ही लिख के आता था जितने में मुझे लगता था कि मैं पास हो जाऊंगा जी। मैंने आज तक, जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने कभी कहीं कोचिंग नहीं ली, तो एक ये भी सच है कि मैंने आज तक किसी एग्जाम में कोई सप्लीमेंट्री नहीं ली। क्या बात। तो जितने में मैं नहीं थकता था उतना मैं लिख के आ जाता था। गांव की बात करें, मैं उज्जैन जिले से लगा हुआ गांव है 10 किलोमीटर दूर, ताजपुर, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। 10 किलोमीटर दूर था, तो हम वहाँ रूम से भी नहीं रहते थे जी। अप डाउनर्स थे, बस में लटक के जाना। उस समय 3 रुपये हमारा बस का किराया हुआ करता था। कोशिश करते थे, ये 2002 से मैंने अप डाउन शुरू किया था। उसके बाद हम अप डाउन करते थे 3 रुपये किराए में, उसमें भी घर से 10 रुपये लेके जाते थे, 5 रुपये का हम समोसा खा के और चलते थे। तो इस तरह से हमने वहाँ से तैयारी वहाँ से शुरू किया, यात्रा शुरू हुई। और क्या घर में ऐसा माहौल रहा कि कोई ऑफिसर था और उनको देख के लगा, आपने बताया कि मतलब पुलिस में कभी आना नहीं चाहते थे, या ऐसा कोई प्रशासनिक ऑफिसर रहा घर में कि नहीं मुझे फलाना के जैसा बनना है या उनके जैसा बनना है, या घर में या आसपास कुछ ऐसा माहौल रहा ताजपुर में कि भाई उनकी तो बड़ी इज्जत है, मुझे उनके जैसा बन जाऊंगा तो बड़ा मज़ा आएगा? आपने बताया आप बच्चों को पढ़ाते थे, आप सारे मिलके कोचिंग सेंटर जैसा माहौल आपके घर में रहता था, तो क्या ऐसी कुछ परिवार में या आसपास आस पड़ोस में, गांव में, देहात में ऐसा कुछ माहौल आपको मिला, या आपने ढूंढने की कोशिश की, या उस बारे में कुछ? और खेल में कहाँ से रुचि जगी आपकी, उस पर भी फिर आते हैं अगले क्वेश्चन में। माहौल की बात करें तो मैं सच बताऊं तो मेरे लिए एक ये नेगेटिव मोटिवेशन मेरे जीवन में मुझे यहाँ तक पहुँचाने का एक पार्ट रहा है जी। मेरे साथ में ये हुआ कि जब मैं 12-13 साल का था और लगातार 2-3 साल के अंदर मेरे घर से
पापा, भैया, दीदी, दादा, दादी, ये सब लोग मेरे सामने देखते देखते चले गए अलग अलग कारणों से। इसके बाद में घर में जिम्मेदारी उठाने के लिए मम्मी थी और मैं था। मैं मम्मी का आसरा था। 13 साल की उम्र से ही सारी चीज़ों से जैसे खेल कूद और इनसे उस समय मेरा इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हो गया था, क्योंकि मेरे ऊपर जिम्मेदारियां थी। मैं उस समय प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल में खुद ही चले गया था। मैं नहीं चाहता था कि मैं अपनी मम्मी के ऊपर किसी भी प्रकार का बर्डन डालूं, और इस तरह से मैंने शुरुआत की। तो क्योंकि मैं जिम्मेदार तो पहले ही हो गया था, तो ये डिसाइडेड था। मेरे पिताजी पॉलिटिशियन थे और उनका काफ़ी नाम था गांव में, उन्हें पटेल से संबोधित किया जाता था जी। और उनका मान देखते हुए मेरा प्रयास हमेशा ये रहता था कि मैं उनके मान में कभी कमी नहीं होने दूंगा, कोशिश करूंगा कि मैं उनका मान बढ़ाऊं। पिताजी खुद भी पहलवान थे। अच्छा। तो एक ये भी था कि मैं, जैसा मैंने बताया बचपन में, मैं थोड़ा सा इस आलसी रहा हूँ। मतलब मैं लिखने में भी आलसी रहा हूँ, तो मैं स्पोर्ट में भी थोड़ा सा आलसी रहा। लेकिन जहाँ से मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं, मुझे हर जगह जहाँ भी हो सके मैं उनका नाम रोशन करूं, तो मैंने फिर बॉडी बिल्डिंग भी 2001 से शुरू की। अच्छा। और नेचुरली मैंने 2010 में मतलब एक जो बॉडी बिल्डर्स हमारे साथ में जो मिस्टर एमपी की तैयारी की, वो बॉडी बिल्डर्स थे, उनके लेवल तक हमने टच किया और हमने नेचुरली टच किया। क्या बात है सर, क्या बात है। तो ये कहीं ना कहीं जीन्स में ही है, बॉडी बिल्डिंग और सारी चीज़ें, टाइम मैनेजमेंट। आपके पिताजी, माननीय पिताजी भी मतलब सारी चीज़ें, लोगों से मिलना जुलना, आपने बताया जिस तरह से वो पॉलिटिशियंस थे। अब मैं ये पूछना चाहूँगा सर कि जिस तरह की आपकी ड्यूटी है, जिस तरह की आपकी पोस्ट है, आपको कहा जाता है कि ना सोने का टाइम है ना जगने का टाइम है। कभी भी कुछ घटना दुर्घटना हो सकती है, कभी कोई बाहर से कुछ रैली आ रही है, कभी कुछ चीज़ हो रही है। कई मर्तबा ये हो जाता है, कई दफ़ा ये हो जाता है कि जो हमारे भेड़ होते हैं, बकरी होते हैं, मवेशी होते हैं, उनकी वजह से कभी कुछ दुर्घटना हो जाती है। तो वो चीज़ का मेंटेन करना, और उसके बीच में फिर बॉडी बिल्डिंग जैसा स्पोर्ट्स जो बहुत सारा डेडिकेशन मांगता है, या कोई भी स्पोर्ट्स फॉर दैट मैटर, एक बहुत ज़्यादा डेडिकेशन आपसे चाहता है। इस बीच में आप टाइम कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि खासकर मेरे जैसा यूथ तो अगर उसको 2 घंटे में 3 चीज़ें करना हो तो उसका दिमाग खराब हो जाता है कि अरे कैसे होगा, इसको छोड़ देते हैं, उसको पकड़ लेते हैं। तो सर कैसे मेंटेन करते हैं सारी चीज़ें? मेरा ऐसा मानना है कि व्यक्ति सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, जब वो अपने काम को समय देता है तो उसे और ज़्यादा समय मिलने लगता है। क्या बात है। जैसा कि आप लोगों को शायद ये लगता होगा कि इस पुलिस जैसी टफ जॉब में मैं बॉडी बिल्डिंग के लिए टाइम कैसे निकाल लेता हूँ, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, मुझसे भी ज़्यादा कई लोग व्यस्त हैं, क्या वो नहाने के लिए टाइम नहीं निकाल पाते? वो रोज़ नहाते हैं। तो मेरे लिए जिम मेरा रूटीन है, ये मेरे लिए नहाने के जैसा है, और इसका कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है। जब आप किसी कारणवश 6 बजे नहीं नहा पाते तो आप 7 बजे नहा लेते हैं, या आप दिन में नहीं नहा पाते तो आप शाम को जाके नहा लेते हैं। तो ठीक मेरे लिए भी जिम वैसा ही है। ये जैसा आप रोज नहाते हैं वैसे मैं रोज जिम करता हूँ। मेरा जिम का पर्टिकुलर कोई टाइम नहीं है। हाँ, मैं कोशिश ये करता हूँ कि अर्ली मॉर्निंग मेरा वर्कआउट हो जाए, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग जब आप लोग सोए रहते हैं तो हम लोग थोड़े से फ्री रहते हैं, तो उस समय ये मेरा काम हो जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि नाइट में मेरी गश्त है जी, 12 से 5 गश्त करने के बाद में भी मैं कोशिश करता हूँ कि 7 बजे जिम जाके और अपना काम खत्म करके 9 से 12 फिर मैं अपनी नींद पूरी कर लूँ। तो इस तरह से मैनेजमेंट हो जाता है। ये केवल आपके दिमाग का खेल है। अगर आप चाहें तो आप कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, आप समय निकाल लेंगे। और दुनिया के, आपको जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि दुनिया के सबसे ज़्यादा व्यस्त लोग जो हैं, अगर आप एक औसत देखेंगे कि दुनिया के सबसे ज़्यादा जो व्यस्त लोग हैं वही अपनी सेहत के लिए कम से कम 1 घंटा निकाल पाते हैं। बाकी जो फ्री हैं वो तो फ्री है और वो सिर्फ बातों में अपना समय गंवा देते हैं और अपने शरीर को समय नहीं देते। मैं इस चीज़ पर बिल्कुल ध्यान दूंगा और मैं प्रयास करूंगा कि जो बाकी लोग हैं उनकी टीम में मैं ना चले जाऊं और इस वाली टीम में मैं धीरे से आ जाऊं। आपने बताया सर पिताजी पहलवानी करते थे, कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत माहौल रहा। बॉडी बिल्डिंग आप कर रहे हैं, आप स्टेट लेवल के बॉडी बिल्डर्स के साथ में आपने ऑलमोस्ट उनको टक्कर दी, उतना कैपेबिलिटी से काम किया, सारी चीज़ें की। फेवरेट बॉडी बिल्डर अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, या फेवरेट स्पोर्ट पर्सन, या फेवरेट वेट लिफ्टर, या इस तरह से जो भी स्पोर्ट्स में आप जुड़े हैं, खासकर बॉडी बिल्डिंग, क्योंकि आपका शौक भी है और आप उसको उतनी
शिद्दत से फॉलो भी करते हैं। तो इंडियन, इंटरनेशनल, जो भी आपको लगता है या उनकी जर्नी आपको अच्छी लगती हो, उनका अगर आप नाम बता पाएं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं इंडियन बॉडी बिल्डर की बात करूं तो सुमित जाधव मुझे बहुत पसंद क्या है। बात। उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर बहुत खूबसूरत है और बहुत ही कम एज में उन्होंने बहुत ही अच्छे डिसिप्लिन के साथ में, जी। बहुत ज़्यादा आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा उनके वीडियोस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, बहुत ज़्यादा विवादों में नहीं रहते, अपने काम से काम रखते हैं और अपनी प्योर बॉडी बिल्डिंग से उन्होंने जो है युवाओं में एक अच्छा मैसेज दिया है। एग्जैक्टली। तो एक मैं उनको पसंद करता हूँ। दूसरा, इंटरनेशनली तो मैं अगर बात करूँ तो अर्नोल्ड को बॉडी बिल्डिंग का गॉड कहा जाता है। जी। देखिए, उसके बाद में बहुत सारे बॉडी बिल्डर हुए जी। जिन्होंने बहुत अच्छे लेवल पे लेके गए, लेकिन अर्नोल्ड की बॉडी जो थी वो उस समय बनाई हुई बॉडी थी कि वो सारी चीज़ें खुद उन्होंने फिर आने वाले बॉडी बिल्डर्स को दी Exactly. और उन्होंने अपनी बॉडी पे सारे एक्सपेरिमेंट्स करके जी। और ये बार तोड़ के ये बताया कि आप किस लेवल तक यहाँ पे जा सकते हैं। Exactly. एक पायनियर थे चीज़ों को शुरू करने जी। वाले, जहाँ चीज़ें थी नहीं वहाँ चीज़ों को शुरू करने वाले। सर, ऑफिसर्स के साथ में ये होता है, खासकर पुलिस डिपार्टमेंट हो गया या जो ऑफिसर्स जो जनरली इन फील्ड ज़्यादा रहते हैं और मैनेजमेंट वगैरह में ज़्यादा रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें रहती हैं कि आपको कंटिन्यूअस एक इंस्पिरेशन ड्राइव करना पड़ती है, चाहे आपके सीनियर ऑफिसर्स हों या किसी भी फोर्सेस के ऑफिसर हों, ज़रूरी नहीं है कि हमारे ही डिपार्टमेंट के हों। तो क्या ऐसे कोई हमारी फोर्सेस में या इन जनरल कोई भी ऑफिसर ऐसे रहे हैं जो अभी पोस्टिंग पे हैं, जो काम कर रहे हैं या जो रिटायर हो गए या जो अभी नहीं रहे इस दुनिया में किसी कारणवश, वो ऐसे कोई ऑफिसर हैं जिनसे आप प्रेरणा तो नहीं, लेकिन जो आपको लगता है कि ये क्या कमाल काम करते हैं, इतनी विषम परिस्थितियों में भी ये इन्होंने बहुत शानदार काम किया, या उनका आपको कोई भी उनकी स्पीच अच्छी लगती हो, उनके एक्सपीरियंस अच्छे लगते हो, तो किसी भी एक ऑफिसर के बारे में अगर आप बता पाएँ। देखिए, मैंने यहाँ बुरहानपुर में रहने के बाद में बहुत सारे ऑफिसर्स के साथ में काम किया है जी। मुझे ये कहने में बिल्कुल संशय नहीं है कि मैंने अभी तक जितने भी अधिकारियों के साथ में काम किया, उनमें से सबसे बेहतरीन अधिकारी हमारे जो मौजूदा एसपी साहब हैं जी। उनके साथ काम करने का अनुभव रहा। एसपी साहब बहुत ही कूल हैं और उनके निर्णय जो है वो बिल्कुल अडिग रहते हैं, बहुत ही सोच विचार के निर्णय लेते हैं, किसी भी तरह का पैनिक नहीं। आप देखते हैं कि फोर्सेस में ये होता है कि डिसिप्लिन के नाम पे बहुत ज़्यादा एक प्रेशर क्रिएट किया जाता है। एसपी साहब हमें बहुत अवसर देते हैं, बहुत अच्छे से काम करने के लिए अवसर देते हैं, हर जगह हमें साथ में लेके चलते हैं और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि हमें बहुत बाद में उनकी समझ में आती है कि सर का निर्णय अगर ये था तो ये क्यों था। हाँ, वो विजन जो तो है। उनका बहुत ही दूरदृष्टिता उनके अंदर देखने को मिलती है और इतना कूल होके और इतने नॉलेज के साथ में, इतने एक्सपीरियंस के साथ में चीज़ों को रन करना, इसलिए मैं बिल्कुल बेबाक ये बात कहना चाहूँगा कि हमारे जो वर्तमान एसपी साहब हैं वो मेरे लिए आइडियल हैं। इनके साथ ही मैं कुछ और भी जो है ऐसे लोग हैं कि जिनसे सीखता हूँ जी। मैं फॉलो करता हूँ गौर गोपाल दास को। क्या बात। मैं उनको सुनता हूँ तो मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं उनसे। सदगुरुदेव को, उनसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें मुझे मिलती है सीखने को। और मैं ये मानता हूँ कि लाइफ में बहुत ज़्यादा इधर उधर दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास में जितना आ रहा है सबसे पहले आप उसको अप्लाई करने पे फोकस कीजिए जी। मैं आपको बताऊं कि मैंने लाइफ में बहुत ज़्यादा ये कोटेशंस पे बहुत ज़्यादा मैंने फोकस नहीं किया, लेकिन एक लाइन मेरे जीवन में एक ऐसी है कि उसका मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। मैं अपने रूम के में जहाँ मेरा बेड था सामने एक पोस्टर लगा हुआ था और उसमें वो लाइन बहुत ही छोटे लेटर्स में लिखी हुई थी, तो मेरा ध्यान बहुत समय बाद उस पर गया। उस पर लिखा हुआ था कि व्हेन बेटर इज पॉसिबल देन गुड इज नॉट इनफ। एग्जैक्टली। और वो लाइन जो है, वो लाइन मुझे हर जगह इंस्पायर करती है। मैं किसी भी क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि यार तू इससे बेहतर कर सकता है और अगर कर सकता है तो तू फिर क्यों नहीं कर रहा? एग्जैक्टली। ये तो सर बहुत बहुत मतलब अच्छी बात हो गई। और बात यह है ना कि कई मर्तबा ये हो जाता है कि हम ये सोचने लगते हैं कि हम इनसे बात लें या नहीं लें, इनसे कुछ सीखें या नहीं सीखें। कहीं बहुत अच्छा मैंने कहीं पढ़ा था, किसी ने कहा है, शायद आप जो बोल रहे हैं मैं उसी लाइन से कनेक्ट कर रहा हूँ कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। तो वही चीज़ कहीं ना कहीं है कि भाई आप फोकस करें, बेटरमेंट की तरफ आप फोकस करें, सारी चीज़ों की तरफ फोकस करें। आते हैं सर आपके डिपार्टमेंट पर कि आप माननीय सूबेदार हैं
बुरहानपुर यातायात के आप पोस्टेड हैं। काफ़ी समय से, काफ़ी सालों से आप यहाँ पर पोस्टेड रहे। मैं जानना चाहूँगा सर कि पहले कुछ मैं नकारात्मक पूछूँ उससे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा, ये जानना चाहूँगा कि ऐसी क्या चीज़ है जो आपको लगता है कि बुरहानपुर शहर में, खासकर आपके डिपार्टमेंट से रिलेटेड, आपके ज्यूरिसडिक्शन से, आपके एरिया से रिलेटेड, कि ऐसी क्या चीज़ है जो यहाँ की अच्छी है या यहाँ के लोगों में अच्छी है या ट्रैफिक सेंस में इन जनरल जो है बुरहानपुर में जो अच्छी चीज़ है आपके डिपार्टमेंट से जिसका कुछ ना कुछ कनेक्शन हो? देखिए, किसी भी काम को करने से पहले या काम को करवाने से पहले या किसी भी चीज़ को अप्लाई करने से पहले सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट है कि लोग आपकी कितनी मानते हैं। जी। बुरहानपुर के लिए सबसे पॉजिटिव बात मैं यही कहना चाहता हूँ, ये मेरे यहाँ पे 5 साल के ट्रैफिक थाने का ये एक्सपीरियंस रहा। ट्रैफिक थाने में बहुत ज़्यादा लोगों से आपको डील करना होता है। जी। लोग आपके सामने ही खड़े होते हैं और परेशानियाँ सामने होती है आपके। यहाँ की जो सबसे अच्छी चीज़ मैंने बुरहानपुर की ये पाई है कि यहाँ के लोग बहुत इजीली मान जाते हैं, कभी किसी चीज़ का विरोध नहीं करते। देखिए, मैं पुलिस में हूँ, कई बार ऐसा होता है किसी को डांटना पड़ता है, 2 शब्द मुंह से गलत भी निकल सकते हैं, या कई बार ये भी हुआ है कि हाथ भी उठाए, लेकिन आज तक इस चीज़ की शिकायत पलट के किसी ने नहीं की। ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ के लोगों को कम से कम ये बहुत बड़ी बात है कि उनको ये समझ में आता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, शहर के लिए कर रहा हूँ। तो ये एक बहुत ही अप्रिशिएट करने वाली बात है कि बुरहानपुर, और मैं बुरहानपुर से ये रिक्वेस्ट भी करूंगा इस चीज़ को लेके कि मैं तो मेरे बाद भी इस चीज़ को कंटिन्यू रखें। जो भी अधिकारी आते हैं वो आपके शहर को बेहतर करने के लिए आते हैं और आपके सहयोग के बिना वो संभव नहीं है। तो इसी प्रकार आप सहयोग करते हैं। क्या बात है। एक चीज़ सर, अब बात वही है कि सिक्के के 2 पहलू वाली बात है। तो अच्छी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें अच्छी हैं, टचवुड अच्छी चीज़ें रहें, लेकिन कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट कुछ ना कुछ चीज़ें, कुछ प्रॉब्लम फेस करता होगा, चाहे वो इलीगल पार्किंग है या गलत जगह पर मार्केट वगैरह लगना है, जिससे आम जन को तकलीफ होती है, आपके पास में कंप्लेंट्स आती हैं। इस तरह की चीज़ें जो हैं, अगर आप उस पर कुछ रोशनी डालना चाहें बुरहानपुर शहर की या आपके एरिया की। बुरहानपुर शहर में प्रैक्टिकली रोड पे मुझे 2 तरह की परेशानी देखने को आती है। पहली परेशानी ये आती है कि यहाँ लोगों में अतिक्रमण करने को लेके कंपटीशन है। यहाँ इससे मतलब नहीं है कि उसका व्यापार कितना बढ़ रहा है। अभी हमने 2 दिन पहले ही चौपाटी से सारे जो वो चेयर्स और स्टूल्स और ये लगाए थे वो हमने सारे हटवा दिए, क्योंकि हमने देखा है कि पूरे भारत में जहां भी चौपाटी लोग खड़े खड़े खाते हैं और इससे व्यापार पे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 दिन 3 दिन का उनका ये एक्सपीरियंस रहा कि उन्होंने कहा कि सर इससे ग्राहकी और बढ़ी है। हाँ। तो कहीं ना कहीं ये है कि एक तो ऐसी चीजें एक्सपेरिमेंट वो करते हैं कि एक ने अगर रख लिया है तो दूसरे ने भी टेबल कुर्सी 4 रख ली है। तो ये अतिक्रमण को लेके एक कंपटीशन है। यहाँ व्यक्ति जब हम जाते हैं समझाने तो अपना सामान अंदर कर लेता है जी, और वो तब तक अंदर रखता है जब तक कि पड़ोसी बाहर नहीं कर लेता, और जैसे ही पड़ोसी बाहर करता है तो ये अपना सामान बाहर कर लेता है। तो एक तो पहली यहाँ पे जो परेशानी है वो है अतिक्रमण का जो कंपटीशन है, वो यहाँ पे बहुत बड़ी परेशानी है। दूसरा एक परेशानी यहाँ है कि यहाँ पे लोगों को पार्किंग सेंस नहीं है। लोग, आप रोड पे जा रहे हैं, आप देख रहे हैं जाम लगा हुआ है, मेरे पास में फोन आते हैं, सर पुलिस क्या कर रही है, मुझे बताएं कि जाम पुलिस लगा रही है या पब्लिक जनता लगा रही है जी। जब हम वहाँ उस पॉइंट पर पहुँचते हैं तो पॉइंट पर पहुँचने के बाद में व्यक्ति बहुत इनोसेंट रहता है, लेकिन वो लैक ऑफ नॉलेज है। वो व्यक्ति आके कहता है कि सर बस 2 मिनट के लिए यहाँ सामान खरीदने के लिए गया था, उसके 2 मिनट के चक्कर में पूरी लेन पूरा जाम लग जाता है जी। तो ये एक पुनः मैं आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश करना चाहता हूँ बुरहानपुर की जनता से कि 2 मिनट का काम भी हो तो 2 मिनट और ज्यादा दीजिए और अपनी गाड़ी को सही जगह पर पार्क की जाए। ये तो सर बिल्कुल होना चाहिए। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए प्रॉपर पार्किंग होनी चाहिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसे कौन से, मतलब मेरा मानना ये है कि अगर पॉइंट टू पॉइंट ब्लैक एंड वाइट लॉ को अप्लाई कर दिया जाए तो शायद सोसाइटी का चलना उतना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि हम एक बहुत बड़ी सोसाइटी भी है और बहुत तरह की प्रॉब्लम भी हमको फेस करनी पड़ती है। तो क्या ऐसे बेयर मिनिमम या ऐसे क्या कम से कम नियम है जो आप एज अ ऑफिसर नहीं एज अ पर्सन चाहते हैं कि लोग उतना तो कम से कम फॉलो कर लें, जो रूल्स हैं जो उनकी सेफ्टी के लिए हैं, या ऐसी कोई अलग चीज़ें हैं? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं इससे पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मोटर व्हीकल एक्ट में 511
एक्ट है जी जिस पे हम चालानी कार्रवाई कर सकते हैं, जी लेकिन हम सब पे नहीं करते। जी हम पुलिस खुद इस चीज़ को समझती है और कई लोग उसके बाद भी ये समझते हैं कि हम उनको अनावश्यक परेशान कर रहे हैं। परेशान कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये समझ लें कि जो भी चालानी कार्रवाई होती है और उसका जो भी राशि आपको रसीद देने के बाद में प्राप्त होती है, वो शासन के खाते में जब जाती है तो रोड सेफ्टी हेड से जो रोड सेफ्टी में जो पैसा खर्च होता है उसी में जाती है। तो जी। एक तरह से आप उसको सबसे पहले तो ये मान के चलिए कि अगर आपने गलती की भी है जी। और आप पे चालान हुआ भी है तो वो आपने अपने ही लोगों की सुरक्षा के लिए दान कर अपने देश की सुरक्षा के लिए दान कर दिया। तो अच्छी एक चीज़ तो है। एक तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। दूसरा ये है कि हम बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं करते कि बहुत ज़्यादा पूरे 511 जी यातायात नियमों का पालन करें, जी। लेकिन जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आज के समय में देखने में आ रहे हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपकी सेफ्टी पहले। आपके लिए गाड़ी की चाबी जितनी इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट आपका हेलमेट और सीट बेल्ट है। तो ये आपको आदत में डालना पड़ेगा कि चाबी मोटरसाइकिल में तभी लगेगी जब सर पे पहले हेलमेट लगेगा, और आपकी कार तभी आप चाबी उसमें लगाएंगे जब आपने सीट बेल्ट लगा लिया है। कई बार हम वो बीप भी करती है गाड़ी, जी। लेकिन हम उसको भी इग्नोर करते हैं, पीछे से लगा सीट लेंगे, बेल्ट पीछे से लगा लेंगे। और हेलमेट का भी मैंने देखा, लोग पुलिस से बचने के लिए हेलमेट साथ में लाते हैं और हाथ में लगा के गाड़ी चलाते फिर हैं। ट्रैफिक ये पे पहन लेंगे। ये प्लीज ये हमारे लिए मत कीजिए। अच्छा, ये तो रहे कि सेफ्टी के इश्यूज की जिनको हमको करना चाहिए, हम ये तो नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा हम क्या कर रहे हैं जी। वो देखने वाली बात है कि हम गाड़ी चलाते वक्त एक तो 3 सवारी बैठे हुए हैं जी, उसके बाद में हमारे गर्दन में एक मोबाइल लगा हुआ है, फंसा हुआ है। और इतनी जरूरी बात अगर है तो हम साइड में गाड़ी खड़ी करके बात जी, कर सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन हम वैसा नहीं करते। दूसरा, मैंने कई बार अपने क्लासेस में ये चीज़, जब हम ट्रैफिक अवेयरनेस के लिए हम क्लासेस लेते हैं स्कूल्स में, तो मैंने कई बार ऐसा समझाया है कि फॉर एग्जांपल आप शनवारा और सिंधी बस्ती 2 चौराहे लीजिए और आप यहाँ से एक मोटरसाइकिल को रवाना कीजिए 20 की स्पीड पे और दूसरी को कीजिए 60 की स्पीड पे, तो आप ये पाएंगे कि 20 की स्पीड वाले को कहीं ब्रेक नहीं लगाना पड़ा और बिना रिस्क लिए जी। वो सिंधी बस्ती चौराहे पे पहुंचा, और उसमें और जो 60 की स्पीड से गया था उसमें सिर्फ 40 सेकंड का अंतर है। बस ये 40 सेकंड बचा के आप क्या करने वाले हैं? हाँ। अगर आपके पास में इसका संतुष्टिजनक जवाब है तो आप बिल्कुल इतनी स्पीड से चलिए। अगर आपको गाड़ी तेज चलाना है, मैं बताता हूं आपको कब तेज चलाना चाहिए। आपके पीछे पेशेंट बैठा है, आप गोल्डन आवर में उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, उसकी जान बचाते हैं, तो मैं वादा करता हूं मुझे अगर ऐसा केस दिखाई देगा तो उसके आगे मेरी गाड़ी उससे भी तेज चलेगी। क्या उसके बात साथ है चलेगी। सर, क्या बात है सर। तो कुछ बेसिक रूल्स हैं, ट्रिपलिंग ना करें, रोंग साइड से ओवरटेक ना करें। हमारे यहाँ सबसे गंदी आदत यही जी। है। हमारे यहाँ ट्रक्स चलते हैं, लोग रोड के नीचे से गाड़ी को रॉन्ग साइड से ओवरटेक करते हैं और ट्रक के बिल्कुल पास से जहां उसका ब्लाइंड एंगल बनता है जी, वहां से उसको ओवरटेक करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ट्रक वाले को दिखता भी नहीं है कि उसके नीचे मोटरसाइकिल आ चुकी है। जी, तो ये हमको समझना पड़ेगा, वो ट्रक है, खरगोश नहीं है जी। कि वो वहीं रुक जाएगा। इस वजह से एक्सीडेंट होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, ओवर स्पीड। अगर आपकी स्पीड कम है, मान लीजिए छोटा मोटा एक्सीडेंट होता भी है, तो आपको चोट कम लगेगी। हम लगेगी। जी सर, तो बुरहानपुर की जनता देख लीजिए, 511 तरीके हैं जिससे आप पकड़ में आ सकते हैं। तो 511 तो सर नहीं कह रहे कि 511 तरीके से आपको पकड़ा जाएगा, लेकिन कम से कम सीट बेल्ट आप पहन सकते हैं, कार चला रहे हैं, हेलमेट आप पहन सकते हैं, चाबी और हेलमेट के साथ जोड़ सकते हैं। सर, एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद, इंटरव्यू वगैरह सारी चीज़ें क्लियर करने के बाद पहली पोस्टिंग कहाँ रही और कैसा क्या अनुभव रहा? कि देखिए, कहा जाता है कि अगर कोई किसी फील्ड का, या स्वयं अगर कोई अमिताभ बच्चन भी है तो भी जब वो फर्स्ट टाइम कुछ करते हैं नया तो नर्वस होते हैं, तो क्या ऐसा कुछ रहा, या कॉन्फिडेंस था, या ये चीज़ थी कि अब मैं ऑफिसर हूँ, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसी कुछ चीज़ें? क्योंकि कई मर्तबा ये होता है कि समाज से इतनी प्रशंसा मिलने के बाद एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं घमंड हमारे अंदर आ जाता है। कोई 4 बार अगर पब्लिकली पीठ थपथपा दे तो ऐसा लगता है कि अब हम सब कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें तो नहीं होती जनरली, क्योंकि वो सिखाया जाता है, जितनी जहाँ तक मेरी जानकारी है, कि फूलना नहीं है और ऐसा नहीं हो जाना है। लेकिन पहली पोस्टिंग के बारे में और ऐसा कुछ एक्सपीरियंस जो लगा कि अपने आप में जो एक बहुत बड़ा टास्क था, या ऐसी कोई चीज़ थी, अगर आप उस बारे में कुछ शेयर करना चाहें। ये एक्सपीरियंस मैं आपको बिल्कुल शेयर करना चाहूँगा कि सिंहस्थ के दौरान पूरे निमाड़ क्षेत्र से जी। जितनी भी ड्यूटीज लगी थी वो लगी थी ओंकारेश्वर के लिए। ओंकारेश्वर। और क्योंकि मैं उज्जैन से हूँ, जी, मेरी एक बड़ी दिली इच्छा थी कि मैं सिंहस्थ में कभी मुझे अवसर मिले क्या बात, और मैं सेवा उज्जैन में ड्यूटी कर पाऊँ।
क्योंकि मेरा गृह जिला है, ये संभव ही नहीं था कि मेरी ड्यूटी वहाँ लगे। वहाँ लेकिन ये राजा महाकाल का कॉल आप समझ लीजिए कि महाकाल ने मुझे याद किया और पूरे निमाड़ से एकमात्र मैं सूबेदार ऐसा था कि जिसकी ड्यूटी क्या बात उज्जैन में लगी। जैसा आपने बताया कि कई बार आप जैसे ही फील्ड में जाते हैं, आपने वर्दी पहन रखी है तो आपके अंदर एक थोड़ा सा घमंड आ जाता है और आप जो है काम करने में शुरू में थोड़ा सा हवा में रहते हैं, बहुत प्रैक्टिकल बात है। लेकिन हमारी हवा पहले ही निकाल दी गई क्योंकि मेरा अनुभव ये रहा कि मैं जब जैसे ही ट्रेनिंग से निकला और मुझे सीधा भेज दिया गया उज्जैन सिंहस्थ ड्यूटी के लिए। ये कब की बात होगी सर? ये 2016 की बात। 16 में जब मैं उज्जैन गया तो वहाँ पहली मीटिंग में हमें ये बताया गया कि आपको कैंप कमांडर बनाया जाता है और आपको वहाँ पर जो फोर्सेस बाहर से आएगा उसके रुकने की पूरी व्यवस्था आपको करना है। जब हमने सभी ने अपना अपना विजिट शुरू किया अपने अपने कैंप में, जब मैं अपना कैंप विजिट करने के लिए गया तो मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा खेत है जिसमें फसल भी अभी नहीं कटी है और मुझे टास्क दिया गया है कि 1 महीने के अंदर आपको इसको रेडी करना है। शुरुआत थोड़ी मुश्किल थी, मेरे साथ में 4 जवान थे लेकिन मैंने इंतज़ार नहीं किया। पहले दिन ही मैंने अपने सभी लोगों को रोड पे खड़ा कर दिया और क्योंकि उस समय सिंहस्थ के डेवलपमेंट का काम चल रहा था तो वहाँ जितने भी वाहन चल रहे थे वो सारे शासकीय ही चल रहे थे। मैंने सबसे पहले वो क्रॉप वहाँ से हटवाया, वहीं से जेसीबी रोलर और ये सब पकड़ के फटाफट उसको लेवल करवाया और हमारे पास में एक लिस्ट थी सारे नंबर्स की। तो मैंने सबसे पहले टेंट वाले को बुला के सबसे पहले काम शुरू किया क्योंकि हमारे और भी जो कैंप बन रहे थे वो मुझसे पीछे चल रहे थे, इसलिए हर जगह मुझे अवसर ऐसा मिला कि टेंट वाला फ्री बैठा हुआ है, मैंने बुला लिया। जो है पानी के लिए जो कनेक्शन वाला है वो फ्री बैठा है, मैंने बुला लिया। तो जो 1 महीने का टास्क दिया गया था वो मैंने मात्र 15 दिन में पूरा किया और जहां मेरे कैंप में रुकने के लिए 1200 लोगों की क्षमता की व्यवस्था का उन्होंने बताया था, मैंने 1750 का फोर्स 1 महीने के अंदर वहां पे रुकवा के बताया। और ये बात उस समय की है जब दूसरे कैंप में केवल लेवल हुआ था, उसके बाद में टेंट भी नहीं लग पाए थे। क्या बात है। तो इस चीज के लिए स्पेशल हमारे यहाँ पे डीजीपी साहब का विजिट हुआ था और उज्जैन में सबसे पहले अगर कोई कैंप रेडी हुआ था तो वो मेरा ही कैंप रेडी हुआ था और उसमें सबसे पहले डीजीपी साहब ने विजिट किया था और सबसे पहले वहाँ पे फोर्स रुकवाने वाला व्यक्ति मैं था। तो ये तो रहा सर सिंहस्थ, ये रही उज्जैन की यात्रा, ये रहा बुरहानपुर, ये रही आपकी ड्यूटी। मैं देख रहा हूँ कि मतलब कई मरतबा इंटरव्यू के बीच में भी कॉल है और आपको लेना पड़ रहे हैं सारी चीज़ें, कभी कहीं जाना है कभी कहीं जाना है। आज मैं डेट तो रिवील नहीं करूंगा, थोड़ा चालाक मैं भी हूँ, लेकिन ये हालात ऐसे हैं कि बहुत कुछ होने वाला है बुरहानपुर में आगे पीछे, तो उसकी सारी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आप पर ही आने वाली है। मैं ये पूछना चाहूँगा सर कि स्पोर्ट्स का तो एक आपके अंदर इंटरेस्ट है ही, लेकिन कहीं ना कहीं यूथ ने आपका वो एक डांस का वीडियो जरूर देखा है जो बहुत फेमस था। तो डांस आपका इंटरेस्ट है, ये तो स्टैब्लिश्ड है ही, लेकिन उसके अलावा ऐसा कौन सा आर्ट फॉर्म है जिसको आप अप्रिशिएट करते हैं या आप पसंद करते हैं, या डांस में भी आप क्या चाहते हैं कि किस तरह का डांस फॉर्म आपको करना पसंद है, या बस वो वीडियो के बारे में ना बोलते हुए आपके जो आर्ट्स पसंद है उस पर बात करते हैं? देखिए मैं आपको बताऊं, डांस मुझे पसंद है जी, और डांस माहौल के हिसाब से जी, जहाँ जैसा माहौल है मैं वैसा डांस करना पसंद करता हूँ। ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइप नहीं है क्योंकि वो मेरा प्रोफेशन है, लेकिन मैं ठीक कर लेता हूँ और तो जितना अच्छा मैं नाच लेता हूँ उतना ही अच्छा मैं गा लेता हूँ, क्या बात, उतना ही अच्छा मैं लिख भी लेता हूँ जी, कई बार इंस्टेंट में शायरी भी लिखता हूँ, क्या बात, तो ये भी है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना, ये क्यों ज़रूरी है, मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगा कि जैसा आप स्ट्रेस जी, आपकी जॉब आपको स्ट्रेस देगी, ये तय है, वर्दी वाली जॉब आपको स्ट्रेस ज़रूर देगी, बिल्कुल। और स्ट्रेस से बचने का तरीका क्या होता है, जब आप जिस चीज़ से आपको स्ट्रेस आ रही है उससे अपने आप को पूरी तरह से कट करते हैं तो स्ट्रेस आना बंद हो जाता है, अगर लेते हैं वहाँ से कहीं ना कहीं। तो जॉब से अगर बाहर निकलना है जी, तो म्यूजिक, डांस, शायरी, लिखना, ये सारी वो चीजें हैं जो बहुत कारगर हैं। ये सबसे अच्छी दवाई है जिसका कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं है। जी सर, मतलब मेरे अंदर का एक लालच जाग रहा है कहीं ना कहीं। अभी बुरहानपुर सिटी ऑफिशियल ने एक ओपन माइक किया था जहाँ पर बुरहानपुर के सारे आर्टिस्ट आए थे, सारे लोगों ने अपनी परफॉर्मेंस दी थी।
तो अगर आप इन दो फॉर्मेट में से अगर कोई दो पंक्तियां या कुछ आपका लिखा हो, अगर आप हमारे चैनल या पेज के लिए अगर आप पढ़ना चाहें, अगर ये आपकी वर्दी और आपकी पोजीशन आपको इजाज़त देती है तो। बिल्कुल। एक हमारा एक ग्रुप है, इंस्टेंट ग्रुप जी, मैं उसमें कई बार लिखता हूँ। बिल्कुल सर, मेरा सौभाग्य हो। मैं उसमें से आपको कुछ सुनाता हूँ जो मैंने लिखा है। बिल्कुल सर। हिंदी लिखते हैं आप? हाँ, हिंदी में जी लिखता हूँ। जी जी। क्योंकि इस तरह के प्रयास हम लोग कोशिश करते ही रहते हैं कि आर्ट्स को कहीं ना कहीं, कल्चर को कहीं ना कहीं प्रमोशन मिलता रहे, जिस भी लेवल पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जिस भी लेवल पर प्रयास कर रहे हैं। ये हमारा एक दोस्तों का ग्रुप है जी। जिसमें एक पर्टिकुलर टास्क दे दिया जाता है कि जी। आज हम इस बारे में लिखना है, मतलब उसी बारे में। अच्छा। ज़्यादा लोग नहीं है, जिन लोगों को इसमें इंटरेस्ट है उसी जी। को शामिल करते जी हैं। सर। इसमें कुछ लाइनें मैंने लिखी थी जो मैं जी। सीधे भी पढ़ के सुना सकता हूँ जी सर। कि झुकी पलकों से आंखों में बसी मेरी तस्वीर ना छुपा, झुकी पलकों से आंखों में बसी मेरी तस्वीर ना छुपा, मैंने देखा है कितनी दफा इन्हें मुझे देखते हुए। क्या बात है, क्या बात है। कि दीवानगी का जश्न यूं अकेले ना मनाए, दीवानगी का जश्न यूं अकेले ना मना, मदहोश होने को दिल मेरा भी तैयार है। हाँ, क्या बात है। तो ऐसे बहुत सारे हैं। बिल्कुल सर, ऐसा प्रयास करेंगे कि आपके साथ एक और मुलाकात हो, बुरहानपुर सिटी ऑफिशियल और द बुरहानपुर टॉक्स के साथ आपकी और मुलाकात हो, हम लोग मिलते रहें। जाते जाते, ख़त्म करते करते मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि ऐसी एक कोट के बारे में तो आपने बात कर ली, लेकिन जो कहीं ना कहीं मैं ना बहुत लालची इंसान हूँ, जो कैमरे मैंने लगा रखे हैं तो मैं आपके अंदर से सब ले लेना चाहता हूँ, लेकिन सीमाएं हैं, समय कम है। तो ऐसी एक लाइफ एडवाइस, क्योंकि आपने बताया बचपन ऐसा रहा, सारी चीज़ें रही, फिर पूरा स्ट्रगल रहा, सब चीज़ों को धीरे 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 करके एक कठफोड़वे की तरह आप सतत प्रयास करते रहे और आज आप यहाँ पर बैठे हैं, इस पोजीशन पर बैठे हैं। तो एक लाइफ एडवाइस अपने लाइफ से निचोड़ करके कि भाई ये जो भी आप, ऐसा नहीं ज़रूरी कि यूथ को या अपने से छोटों को, अपने से बड़ों को, कोई भी चीज़ जो अपनी ज़िंदगी से एक चीज़ अगर बताना चाहें। देखिए, एक कॉमन चीज़ है जो मैं सभी के लिए कहना चाहूँगा, यूथ के लिए नहीं, जी। और ये उस सवाल का जवाब है जो कई लोग मुझसे पूछना चाहते हैं, पूछ चुके हैं या पूछते रहते हैं। जी कई लोग पूछते हैं डाइट के अकॉर्डिंग जी कि सर अगर आपके जैसा फिजिक बनाना है जी तो क्या करना है। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, क्या अच्छा है क्या बुरा है ये आप में से हम सब जानते हैं। जी। हमें पता है चाय का कितना फ़ायदा है, कितना नुकसान है, हमें जी। पता है कि बादाम का कितना फ़ायदा है, कितना नुकसान है। सिर्फ मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, इतना याद रखिए कि आपके शरीर के अंदर अगर एक सिगरेट भी जाती है तो वो भी अपना काम करेगी, और एक बादाम जाती है तो वो भी अपना काम करेगी। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या लेना है और उसको कैसे इस्तेमाल करना है। तो ये एक बहुत अच्छी मुलाकात रही, और याद रखिए ट्रैफिक नियमों का पालन करिए। ये सारी चीज़ें आपके लिए है, खासकर बुरहानपुर की जनता। अभी हमको रिसेंटली एक अवार्ड मिला है, ऐसे और हमको अवार्ड मिलने चाहिए। बुरहानपुर बहुत अच्छा शहर है। मेरा नाम है चिन्मय सिंह तंवर। आज के सेशन में, आज के इस एपिसोड में आप सबका जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।